तो जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग जीएसएससी एंड जेपीएससी रिलेटेड झारखंड जी के सामान्य ज्ञान उड़ान पब्लिकेशन का करेंगे और इसमें हम आपको सार संग्रह पढ़ाएंगे सबसे पहले, उसके बाद जस्ट इसका वास्तुनिष्ठ पढ़ाएंगे और झारखंड के प्रमुख व्यक्ति यानी कि जनजातीय विद्रोह से संबंधित जितना भी व्यक्ति है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी पढ़ेंगे। आज एक ही क्लास में इसको समाप्त कर देंगे। आज एसएससी ये सीजीएल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उत्पाद पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम के लिए भी झारखंड का कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए थ्योरी पार्ट में जो होगा हमारा आज होगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव से होगा। इससे पहले हम पढ़ा दिए हैं, प्लेलिस्ट तैयार है झारखंड जीके का, आप वहाँ पे चेक करके देख सकते हो। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव से रिलेटेड देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है और ये जब पढ़ेंगे तो जस्ट इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। 1857 के विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने हजारीबाग के विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किन विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, तो आंसर देंगे हजारीबाग। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हजारीबाग विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही के विश्वासघात के कारण, देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति का नाम है, विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही। दो व्यक्तियों ने विश्वासघात के कारण क्या हुआ, अंग्रेजों ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को गिरफ्तार कर लिया। ठीक, तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को गिरफ्तार करवाया विश्वनाथ दुबे ने। ठीक, उसी के नाम का व्यक्ति है लेकिन वो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव है और ये विश्वनाथ दुबे है और एक है महेश नारायण। ये दोनों व्यक्ति ने विश्वासघात कर दिया कि वहाँ पे जहाँ पे ये रहता था उसका एड्रेस दे दिया, पता बता दिया कि वहाँ पे छुपा हुआ है या फिर वहाँ पर है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। जाके अंग्रेजों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। 16 अप्रैल 1858 को रांची के कमिश्नर कंपाउंड यानी कि वर्तमान जिला स्कूल में एक पेड़ पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को अंग्रेज सरकार द्वारा फांसी दे दी गई। कहाँ पर दिया गया ये और कब दिया गया, 16 अप्रैल 1858 को कमिश्नर कंपाउंड में दिया गया और जो कि अभी जिला स्कूल और एक पेड़ पर दिया गया, यानी कि एक पेड़ पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दे दिया गया। अब देखिए, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ये क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने 1857 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। क्या आंसर देंगे इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हजारीबाग। अभी जस्ट पढ़े, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने 1857 का जो विद्रोह का नेतृत्व किया था हजारीबाग में। कहता है किस वर्ष ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, किस वर्ष किया था, तो 1857 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आगे कहा गया है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किस संगठन का निर्माण किया था, देवराज सेना, आज़ादी सेना, मुक्ति वाहिनी सेना या फिर क्रांति सेना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कमेंट करिए, बताइए क्या आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, बिल्कुल सही, मुक्ति वाहिनी सेना सही है। ठीक है, कहने का मतलब ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किस संगठन का निर्माण किया था, तो मुक्ति वाहिनी सेना। निम्न में से किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को गिरफ्तार करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे उमराव सिंह ने नहीं किया था, शेख भिखारी ने नहीं किया था, गणपत राय नहीं था, विश्वनाथ दुबे था। ठीक है, और एक नारायण जी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कहाँ फांसी दी गई थी, रांची कमिश्नर कंपाउंड में, जिला स्कूल जो है अभी। ठीक है, आगे है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस तिथि को फांसी की सजा दी गई थी, 16 अप्रैल 1858 को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ये था जो कदम्ब का पेड़ था। ये इंपॉर्टेंट है आपका,
ठीक है, यहाँ भी आंसर देख सकते हैं 7 का सी है। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? कदम के पेड़ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव से रिलेटेड। आगे की बात करते हैं। अब हमारा टिकैत उमराव सिंह, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं ताकि आपका जो भी आने वाला एग्जाम हो वहाँ पर बनना चाहिए। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन रहेगा अभी और 5 क्वेश्चन बनेगा जब आप इसको पढ़ लेते हैं। तो टिकैत उमराव सिंह, टिकैत उमराव सिंह और मांझी के 12 गांव के जमींदार थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टिकैत उमराव सिंह कहाँ के, किस जगह के 12 गांव के जमींदार थे? तो और मांझी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर है कि अंग्रेजों द्वारा विद्रोहियों में भय उत्पन्न करने हेतु कैप्टन मैकडोनाल्ड की मद्रासी सेना की सहायता से टिकैत उमराव सिंह को उनके दीवान शेख भिखारी एवं भाई घासी सिंह के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों द्वारा विद्रोहियों के भय उत्पन्न करने हेतु, ठीक है, कैप्टन मैकडोनाल्ड की मद्रासी सेना की सहायता से, कैप्टन मैकडोनाल्ड, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कैप्टन मैकडोनाल्ड की मद्रासी सेना की सहायता से टिकैत उमराव सिंह को उनके दीवान शेख भिखारी, तो देखो टिकैत उमराव सिंह का दीवान कौन था? शेख भिखारी एवं भाई घासी सिंह। ठीक है, दीवान था उसका शेख भिखारी और भाई था घासी सिंह। किसका? टिकैत उमराव सिंह। टिकैत उमराव सिंह के भाई का नाम घासी सिंह। और उन दोनों को क्या कर लिया? एक साथ गिरफ्तार कर लिया। किसने किया? कैप्टन मैकडोनाल्ड ने। किस सेना के तहत? मद्रासी सेना की सहायता से। 8 जनवरी 1858 को रांची के टैगोर हिल के पास उन्हें फांसी दी गई थी। क्वेश्चन आएगा, टैगोर हिल कहाँ है? रांची में है। टैगोर हिल में किसको फांसी दिया गया था? टिकैत उमराव सिंह को। कब दिया गया था? 8 जनवरी 1858 को। अब देखिए टिकैत उमराव सिंह से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर है टिकैत उमराव सिंह। कहता है टिकैत उमराव सिंह कितने गांव के जमींदार थे? तो आपको अभी हम जस्ट बताए थे कि ये 12 गांव के जमींदार थे। ठीक है, निम्न में से कौन टिकैत उमराव सिंह के भाई थे? गणपत सिंह, महेंद्र सिंह, घासी सिंह। अभी हम लोग पढ़े टिकैत उमराव सिंह के भाई का नाम घासी सिंह है। फिर है टिकैत उमराव सिंह को उनके भाई घासी सिंह एवं दीवान शेख भिखारी के साथ निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? मैकडोनाल्ड ने, मद्रासी सेना के साथ, मद्रासी सेना के सहयोग से। ठीक है, फिर है टिकैत उमराव सिंह को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो 8 जनवरी 1858 ईस्वी को इसको फांसी दे दी गया था। फिर है टिकैत उमराव सिंह को रांची के किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो आंसर होगा टैगोर हिल। ठीक है, तो सारे प्रश्न आसानी से बन गए टिकैत उमराव सिंह से रिलेटेड। अब राजा नीलमणि सिंह। राजा नीलमणि सिंह 1857 के विद्रोह के समय पंचेत के राजा थे। ये इंपॉर्टेंट है। राजा नीलमणि सिंह 1857 के विद्रोह के समय कहाँ के राजा थे? पंचेत के राजा थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है कि तथा इन्होंने संथालों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। ठीक है, राजा नीलमणि सिंह पंचेत के राजा थे और इसने क्या किया? संथाल लोगों को ना उकसाया। क्या किया? उकसाया कि चलो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करेंगे। कैप्टन माउंट गोमरी ने नवंबर 1857 में इन्हें गिरफ्तार कर कोलकाता के अलीपुर जेल भेज दिया। तो कैप्टन माउंट गोमरी ने, देखो अभी हम लोग टिकैत सिंह के बारे में जाने, उमराव टिकैत सिंह, उसको किसने? मैकडोनाल्ड ने। और यहाँ पर राजा नीलमणि सिंह को माउंट गोमरी ने, नीलमणि को किसने? माउंट गोमरी ने नवंबर में 1857 में गिरफ्तार कर कोलकाता के अलीपुर जेल में, कहाँ पर भेजा? कोलकाता अलीपुर जेल। अलीपुर जेल कहाँ है? कोलकाता में। गिरफ्तार करके भेज दिया गया। ठीक है, अब हम लोग राजा नीलमणि सिंह से रिलेटेड सभी प्रश्न देख लेते हैं। जैसा कि प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय राजा नीलमणि सिंह कहाँ के राजा थे?
तो पंचेत के राजा थे, इन्होंने ही संथालों को विद्रोह करने के लिए उकसाया था। राजा नीलमणि सिंह ने किस जनजाति के लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के हेतु प्रेरित किया था? तो संथाल लोगों को प्रेरित किया था। ठीक, फिर है आपका राजा नीलमणि सिंह को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो माउंट गोमरी। उमराव टिकैत सिंह को किसने किया था? मैकडोनाल्ड ने। राजा नीलमणि सिंह को 1857 ईस्वी में गिरफ्तार करने के पश्चात किस जेल में भेज दिया? अलीपुर जेल। अलीपुर जेल कहाँ है? कोलकाता में है। अलीपुर जेल कहाँ पे है? कोलकाता में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे राजा अर्जुन सिंह के बारे में। देखिए राजा अर्जुन सिंह क्या कहता है कि राजा अर्जुन सिंह 1857 के विद्रोह के समय कोरहाट के राजा थे। कहाँ के? क्वेश्चन आएगा, राजा अर्जुन सिंह 1857 के विद्रोह के समय कहाँ के राजा थे? तो क्या आंसर देंगे? कोरहाट के राजा थे। इन्होंने चाईबासा के विद्रोही सैनिकों को शरण प्रदान की थी। इन्होंने चाईबासा के विद्रोही सैनिकों को क्या कर दिया? शरण प्रदान किया था। किसने? राजा अर्जुन सिंह ने। तो क्वेश्चन आएगा, राजा अर्जुन सिंह कहाँ के राजा थे? कोरहाट के राजा थे। और किसको, किस विद्रोही सैनिकों को शरण प्रदान किया? चाईबासा। 1857 की क्रांति में राजा अर्जुन सिंह संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे। क्या कह रहा है? 1857 की क्रांति में राजा अर्जुन सिंह संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र, कोरहाट के राजा था लेकिन राजा अर्जुन सिंह जो था संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारी के प्रमुख नेता थे। कहने का मतलब ये कोरहाट सिंहभूम के क्षेत्र में ही आता है। राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु वाराणसी में हुई। कहाँ हुआ? राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु वाराणसी में। अब देखिए राजा अर्जुन सिंह का क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह के समय राजा अर्जुन कहाँ के राजा थे? कोरहाट के राजा थे। कोरहाट क्षेत्र कहाँ है? सिंहभूम में। राजा अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के समय इनमें से किस क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो सिंहभूम। ठीक, फिर है राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु इनमें से किस स्थान पर हुई थी? तो वाराणसी में हुआ था। ठीक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नीलांबर और पीतांबर के बारे में। देखिए नीलांबर और पीतांबर के बारे में क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कहता है कि 1857 के विद्रोह को पलामू क्षेत्र में नीलांबर पीतांबर ने नेतृत्व प्रदान किया। क्वेश्चन आएगा कि 1857 के विद्रोह को नीलांबर पीतांबर ने किस क्षेत्र में नेतृत्व किया था? तो आंसर देना है पलामू के क्षेत्र में। अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ एक गुप्त स्थान पर जाने के क्रम में जासूसों द्वारा खबर दिए जाने पर नीलांबर पीतांबर को गिरफ्तार कर लिया गया और अप्रैल 1859 में लेस्लीगंज, कहाँ पे है? पलामू में फांसी दे दी गई। कहाँ पर फांसी दिया गया? लेस्लीगंज में, इंपॉर्टेंट है, और पलामू है लेस्लीगंज में। कब दिया गया? 1859 में। तो अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ एक गुप्त स्थान पर जाने के क्रम में जासूसों द्वारा खबर दिए जाने पर नीलांबर पीतांबर को गिरफ्तार कर लिया और अप्रैल 1859 में लेस्लीगंज पलामू में फांसी दिया गया। तो ये पलामू क्षेत्र से रिलेटेड था। अब देखिए यहाँ पे नीलांबर पीतांबर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। कहता है कि नीलांबर पीतांबर को किस विद्रोह में बहादुरी से लड़ने के लिए जाना जाता है? तो 1857 का विद्रोह। अगर नहीं पढ़े रहोगे ना, यही क्वेश्चन आप संथाल लगा दोगे, चेरो लगा दोगे, मुंडा लगा दोगे, नो विद्रोह दे दोगे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नीलांबर पीतांबर से रिलेटेड बात की। 1857 के विद्रोह में इसने अपना बहादुरी से भूमिका निभाया था, लड़ा था। 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीतांबर ने किस क्षेत्र में नेतृत्व किया था? तो पलामू के क्षेत्र में नेतृत्व किया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नीलांबर पीतांबर को कब फांसी दी गई थी? बताओ। अप्रैल 1800 कब? 59 में ना। ठीक है, तो अप्रैल 1859। ठीक है, ये वाला होगा। नीलांबर पीतांबर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो लेस्लीगंज पलामू में। नीलांबर पीतांबर को लेस्लीगंज पलामू में फांसी दी गई थी।
अगला है कि नीलांबर पीतांबर को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी, बताओ। तो आंसर हो जाएगा आपका आम का पेड़, ठीक है। नीला पीला आम, नीला पीला आम, ट्रिक दे रहे हैं। नीला नीला मतलब नीलांबर और पीतांबर, ठीक है। नीला अमृतन हरा, वही। आगे बढ़ते हैं। अगर जमशेद जी टाटा शेरवानी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल शेख भिखारी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। कहता है कि शेख भिखारी का जन्म 1831 ईस्वी में रांची के ओर मांझी होक्टे गांव में हुआ था, ठीक। तो शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था? 1831 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? रांची के ओर मांझी में होक्टे गांव में हुआ था। तो शेख भिखारी का जन्म कहाँ हुआ था? रांची के ओर मांझी में। किस गांव में हुआ था? होक्टे गांव में हुआ था। ये ठाकुर विश्वनाथ राय के दीवान थे। अभी हम लोग पढ़े थे शेख भिखारी, और उसका एक भाई भी था, ठीक है, घासी सिंह, दोनों को पकड़ लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो ये ठाकुर विश्वनाथ राय के दीवान थे। 1857 के विद्रोह में बड़का गांव को फौज में रांची एवं चाईबासा के से नव युवकों को भर्ती करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 1857 के विद्रोह में इन्होंने बड़का गांव की फौज में, किस गांव में? बड़का गांव की फौज में रांची एवं चाईबासा से नव युवकों को भर्ती करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8 जनवरी 1858 को चट्टूपाल घाटी की पहाड़ी पर इन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी दिया। कहाँ पर इसको फांसी दिया गया शेख भिखारी को? चट्टूपाल घाटी की पहाड़ी पर। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चट्टूपाल घाटी की पहाड़ी पर, ठीक है। तो हम लोग इतना जान लिए। अब इससे रिलेटेड कहीं क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। शेख भिखारी का क्वेश्चन है जी? नहीं है, ठीक है। देखो हम लोग अभी जो पढ़े नीलांबर पीतांबर के बाद सीधे जमशेद जी नौसरवानी टाटा के बारे में, ठीक है। शेख भिखारी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है इसमें, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं एक बार और। तो अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग इसको पढ़ लेते थे, जमशेद जी टाटा, ठीक। अब राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित व्यक्ति के बारे में जानेंगे। देखिए क्या कहता है, जमशेद जी नैसरवान जी टाटा, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कहता है कि जमशेद जी नैसरवान जी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को नवसारी गुजरात में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जमशेद जी नौसरवान जी टाटा का जन्म कब हुआ था? 3 मार्च 1839 को। कहाँ पे? नवसारी गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम नौसरवान जी तथा माता का नाम जीवनबाई था। याद रखिएगा, इनके पिता का नाम क्या था? नौशेरवान जी तथा माता का नाम जीवनबाई, ठीक है। इनके पिता का नाम नौशेरवान जी तथा माता का नाम जीवनबाई था। इन्होंने 1887 ईस्वी में नागपुर में कपड़ा बुनाई मिल के रूप में इम्प्रेस कॉटन मिल तथा सूत कटाई मिल के रूप में टाटा स्वदेशी मिल की स्थापना की। ध्यान से समझना, इन्होंने 1887 में नागपुर में कपड़ा बुनाई मिल के रूप में इम्प्रेस कॉटन मिल तथा सूत कताई मिल के रूप में टाटा स्वदेशी मिल की स्थापना की। टाटा स्टील यानी कि टिस्को की स्थापना का प्रारंभिक विचार इन्होंने ही दिया। याद रखिएगा, टाटा स्टील यानी टिस्को की स्थापना का प्रारंभिक विचार किसने दिया? इन्होंने, यानी कि जमशेद जी नैसरवान टाटा ने। यही कारण है कि इन्हें टाटा कंपनी का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन आएगा, टाटा कंपनी के संस्थापक कौन है? तो जमशेद जी नैसरवान जी टाटा, ठीक है। प्रारंभिक विचार इन्होंने बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तथा मुंबई में होटल ताज की स्थापना किया है। क्वेश्चन आएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना किसने किया? तो जमशेद जी नैसरवान जी टाटा ने। फिर कहेगा, मुंबई में ताज होटल की स्थापना किसने किया? ठीक है, 26/11 जिसमें आतंकवादियों ने हमला किया था, इसी पे, ताज होटल पे, ठीक है। 19 मई 1904 को जर्मनी में जे.एन. टाटा की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन आएगा कि कब मृत्यु हो गया, ठीक है।
जमशेदजी नौसरवानजी टाटा की मृत्यु 19 मई 1904 को कहाँ पर हुआ? जर्मनी में। ठीक है, इलाज कराने गए थे, वहीं मर गए। टाटा स्टील टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में दोराबाजी टाटा द्वारा की गई थी। इन्हें टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन आएगा टिस्को की स्थापना कब हुआ है? 1907 में। टिस्को छड़ हम लोग देखिएगा घर वगैरह में छड़ लगाते हैं, टिस्को छड़, और देखिएगा दीवार वगैरह में बहुत प्रचार रहता है। ठीक है, टिस्को छड़ बना के हमारा लिख देता है टिस्को, तो वो टिस्को छड़ का संस्थापक ये टाटा स्टील है और बहुत ही पॉपुलर है, यानी कि ये छड़ और सब घर में लगाता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि और है थ्योरी में नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है कि जमशेदजी नौसरवानजी टाटा का जन्म कब हुआ था? 3 मार्च 1839 ईस्वी को जमशेदजी नौसरवानजी टाटा का जन्म हुआ था। 3 मार्च 1839 को। ठीक है, जमशेदजी नौसरवानजी टाटा का जन्म इनमें से किस स्थान पर हुआ था? नवसारी में हुआ था। ठीक है, जमशेदजी नौसरवानजी, देखो नवसारी नौसरवानजी ना नहीं, या नौसारी। ठीक है, उसी के नाम, गांव का नाम हो गया। यानी कि जमशेदजी नौसरवानजी टाटा के पिता का नाम क्या था? जमशेदजी टाटा, नौसरवानजी टाटा, जहांगीर टाटा, रतनजी टाटा। ठीक है, तो नौसरवानजी टाटा पिताजी का ही नाम है, सोचो वहीं से चल रहा है। ठीक है, जमशेदजी नौसरवानजी टाटा की माता का नाम क्या था जी? जीवनबाई। ठीक है, अगला प्रश्न है, जमशेदजी नौसरवानजी टाटा ने इम्प्रेस कॉटन मिल नामक कपड़ा बुनाई मिल की स्थापना कहाँ किया था? तो नागपुर में किया था, इम्प्रेस कॉटन मिल नामक कपड़ा बुनाई। ठीक है, आगे प्रश्न है आपका, कहता है जमशेदजी नौसरवानजी टाटा ने निम्न में से किसकी स्थापना किया था? बताओ। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ताज होटल मुंबई, उपरोक्त दोनों। तो उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगला है जे.एन. टाटा की मृत्यु कब हुआ था? 19 मई 1904 को इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर जमशेदजी नौसरवानजी टाटा की मृत्यु कहाँ, किस देश में हुई थी? तो जर्मनी देश में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा हम लोग का सखाराम गणेश देउस्कर से। देख लो, सखाराम गणेश देउस्कर क्या कहता है इसमें? कहता है कि सखाराम गणेश देउस्कर का जन्म मराठा परिवार में देवघर में हुआ था। क्वेश्चन आएगा कि सखाराम गणेश देउस्कर का जो है जन्म कहाँ हुआ था, किस परिवार में था? मराठा परिवार में और देवघर में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा सखाराम गणेश देउस्कर किस परिवार से है? मराठा परिवार से। कहाँ जन्म हुआ? देवघर में जन्म हुआ। ठीक, फिर देउस्कर में बांग्ला भाषा में कई पुस्तकों की रचना की है, जिनमें तिलकेर मुकदमा, देशोर कथा 1904 आदि प्रमुख है। कहने का मतलब यह हुआ कि देउस्कर ने बांग्ला भाषा में कई पुस्तकों की रचना किया है। अब बांग्ला भाषा में तो रचना किया है सर, लेकिन यहाँ पर आपका बांग्ला भाषा में जो रचना किया है 2-3 नाम दिया है, जिसमें तिलकेर मुकदमा। क्वेश्चन आएगा तिलकेर मुकदमा पुस्तक के रचनाकार कौन है? सखाराम गणेश देउस्कर। क्वेश्चन आएगा तिलकेर मुकदमा जो कि सखाराम देउस्कर गणेश देउस्कर ने रचना किया है, उस वह पुस्तक किस भाषा में रचना किया गया? बांग्ला में। देशोर कथा, देशोर कथा की रचनाकार कौन है? सखाराम गणेश देउस्कर। क्वेश्चन आएगा देशोर कथा जो कि 1904 में बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ था, उसके रचनाकार कौन थे? सखाराम गणेश देउस्कर। ठीक, फिर आएगा देशोर कथा में, देखो इस बात की इस क्वेश्चन की यानी कि ये बुक की चर्चा है। इन्होंने भारत पर अंग्रेजी राज्य के प्रतिकूल आर्थिक परिणामों का विवेचना किया है। कहने का मतलब देशोर कथा में जो कि सखाराम गणेश देउस्कर से निकाला देउस्कर से क्या निकालेंगे? देशोर कथा। और इसमें भारत के पर अंग्रेजी राज्यों के प्रतिकूल, अंग्रेजी राज्यों के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब उल्टा। ठीक है,
आर्थिक परिणाम, यहाँ पे क्या पैसे की कमी, दिक्कत, गरीबी, भुखमरी जो आया उसकी चर्चा किया है देशोर कथा में। ठीक है, देशकर साहब ने बांग्ला भाषा में। इस पुस्तक को अंग्रेज सरकार द्वारा 1910 ईस्वी में प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक है, अब ऐसा लिखता था अंग्रेज सरकार के बारे में देशकर साहब ने, गणेश देशकर ने, कि देशोर कथा को प्रतिबंध, बोला नहीं ये बेच ही नहीं सकते। सारा मेरा मतलब कि अंग्रेज लोग का खाली बुराई किया था उसमें कि ये कर दिया वो कर दिया, जिस कारण से उसको गुस्सा आया, बोला नहीं ये किताब बेचने ही नहीं देंगे। देशकर बांग्ला दैनिक हितवादी के उप संपादक भी थे। कहने का मतलब देशकर जो था, ये सखाराम गणेश देशकर, ये बांग्ला दैनिक, बांग्ला का दैनिक आता था पेपर, जिसमें से हितवादी लिखा होता था और उसके उप संपादक थे। ठीक है, फिर है अब देशकर से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ है देख लेते हैं। देखो, सखाराम देशकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी तो हम लोग पढ़े देवघर में हुआ था सर। ठीक है, अगला सखाराम देशकर का परिवार क्या था? मराठा परिवार में था। सखाराम देशकर ने अपनी किस पुस्तक में भारत पर अंग्रेजी राज के प्रतिकूल आर्थिक परिणामों की विवेचना किया? तो आंसर होगा देशोर कथा। अगला प्रश्न है, सखाराम गणेश देशकर की प्रसिद्ध पुस्तक देशेर कथा किस भाषा में लिखी गई है जी? बांग्ला भाषा में। सखाराम गणेश देशकर निम्न से किस पत्रिका के उप संपादक थे? तो हितवादी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आएगा हम लोग का, और है क्या? नहीं। अब है नगरमल मोदी। तो देखिए, कहता है नगरमल मोदी जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करने वाले महत्वपूर्ण लोगों में शामिल थे। ठीक है, क्वेश्चन आएगा स्वदेशी आंदोलन किसने शुरुआत किया था? तो नगरमल मोदी। इन्होंने 1935 ईस्वी में विधवा तथा निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की। क्वेश्चन आएगा कि 1935 ईस्वी में विधवा तथा निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना किसने किया? अबला आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो नगरमल मोदी ने। ठीक है, अबला आश्रम की स्थापना किसने किया? नागरमल मोदी। अब देखिए यहाँ नागरमल मोदी से रिलेटेड क्वेश्चन कहता है नागरमल मोदी ने इनमें से किस आश्रम की स्थापना किया था जी? अबला आश्रम। ठीक है, नागरमल मोदी द्वारा किस वर्ष अबला आश्रम की स्थापना किया गया था? ठीक है, तो 1935 में। यही दो क्वेश्चन था इससे। ठीक, आगे है हम लोग का राम नारायण सिंह। ठीक है, चलिए राम नारायण सिंह के बारे में जानते हैं। कहता है कि राम नारायण सिंह का जन्म तेतरिया चतरा में हुआ था तथा वे पेशे से वकील थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, राम नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तेतरिया में, चतरा में, राम नारायण सिंह का। और वे पेशे से क्या थे? राम नारायण सिंह वकील थे, वकालत करते थे चतरा में जाके, तेतरिया में। ठीक है, जन्म हुआ था वो। महात्मा गांधी के आह्वान पर वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गया। महात्मा गांधी ने जब आह्वान किया कि सभी भारतीय लोगों को, पढ़े लिखे लोग जो योग्य है उसको आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए, तो बन गया। ये वकील भी था चतरा का। 1904 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी। राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दिया? तो राम नारायण सिंह। क्यों दिया? इसलिए दिया, पेशा से वकील था, पढ़ा लिखा आदमी था, योग्य था, इसलिए उसको छोटा नागपुर का केसरी कहा गया रामगढ़ अधिवेशन में। ठीक है, कहते हैं स्वराज लूट गया राम नारायण सिंह की प्रसिद्ध रचना है। एक किताब लिखा है स्वराज लूट गया। स्वराज लूट गया, ये कौन लिखा? वकील साहब ने लिख दिया। कौन है वकील साहब? चतरा में जन्म लिया था। चतरा में कहाँ पे जन्म लिया था? तेतरिया में। और उसका नाम क्या था? राम नारायण सिंह। ठीक, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। राम नारायण सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन में देखिए, कहता है कि राम नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तेतरिया चतरा में हुआ था। राम नारायण सिंह पेशे से क्या थे? वकील थे। किस राष्ट्रीय व्यक्तित्व से प्रभावित होकर राम नारायण सिंह राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे? तो आंसर होगा महात्मा गांधी। राम नारायण सिंह सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है,
फिर कहता है किस वर्ष राम नारायण सिंह को इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य मनोनीत किया गया था? ये क्वेश्चन हम लोग शायद नहीं पढ़े थे। क्या पढ़े थे बताओ तो? नहीं पढ़े थे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा ऐसा देगा कि हम लोग उसमें नहीं पढ़े रहेंगे, लेकिन उसको फिर भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हुआ था किस वर्ष राम नारायण सिंह को इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य, ये 1927 में। कब किया गया था? 1927। कहता है किस वर्ष राम नारायण सिंह को संविधान सभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? ठीक है, तो ये भी हम लोग नहीं पढ़े थे। ये था 1946 में। ठीक, हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य 1927 में मनोनीत किया गया। और किस वर्ष राम नारायण सिंह को संविधान सभा का सदस्य मनोनीत किया गया? तो 1946। नेक्स्ट है राम नारायण सिंह 1952 के आम चुनाव में किस लोकसभा सीट से विजयी हुए? किस लोकसभा सीट से विजय हुआ? पलामू, रांची, हजारीबाग या दुमका? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी हम लोग नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो हजारीबाग होगा। राम नारायण सिंह 1952 आम चुनाव में किस लोकसभा सीट से विजय हुआ? हजारीबाग। राम नारायण सिंह को किसने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी? तो महात्मा गांधी ने। फिर स्वराज लूट गया नामक रचना किसकी है? तो राम नारायण सिंह का। कहाँ जन्म हुआ था इसका बताओ? तेतरा के चतरिया। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। अब JRD टाटा, इससे रिलेटेड बात पढ़ लेते पहले। देखो, इसको पूरा नाम है जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, JRD टाटा। कहते हैं JRD टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, JRD टाटा का जन्म कब हुआ था? 29 जुलाई 1904 को। कहाँ पे हुआ था? पेरिस में, फ्रांस में हुआ था। इनके पिता का नाम JN टाटा तथा माता का नाम सुनी था। इनकी माँ फ्रांसीसी थी। 1929 ईस्वी में विमान उड्डयन का लाइसेंस पाने वाले वे भारत के प्रथम व्यक्ति थे। JRD टाटा, जहांगीर रतन दादा भाई टाटा। JRD टाटा ने सन 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की। 1932 में। कब टाटा एयरलाइंस की स्थापना हुआ है? 1932 में। इन्हें भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, भारत में जो हम लोग आज हवाई जहाज पे जाते आते हैं ना, पहला व्यक्ति इन्होंने ही नागरिक उड्डयन का स्थापना किया था यहाँ पे। ठीक है, जन्मदाता कौन है? JRD टाटा। कब? 1932 में। टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर बाद में एयर इंडिया कर दिया गया तथा 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पहले इसका नाम था टाटा एयरलाइंस, ठीक है, अब हो गया एयर इंडिया। तो टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर कर दिया एयर इंडिया। एयर इंडिया के संस्थापक कौन है? तो JRD टाटा। ठीक है, अगला है कि और कब राष्ट्रीयकरण किया गया? 1953। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बनेगा। 1944-42 में भारत में आर्थिक विकास से संबंधित बॉम्बे प्लान को प्रस्तुत करने वाले दल में JRD टाटा भी शामिल थे। देखो, 1944 में भारत में आर्थिक विकास से संबंधित बॉम्बे प्लान में प्रस्तुत करने वाले दल में JRD टाटा भी शामिल थे। JRD टाटा ने 1945 ईस्वी में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किया। क्वेश्चन आएगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ हुआ है? मुंबई में। कब किया? 1945 में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। JRD टाटा भारत रत्न 1992 प्राप्त करने वाले प्रथम उद्योगपति है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब मिला? 1992, 1992 में भारत रत्न। और प्रथम उद्योगपति है, ये भी याद रखना, पहला उद्योगपति है ये। उद्योगपति का मतलब बिजनेसमैन। वे टाटा समूह के चौथे अध्यक्ष थे। ठीक है, इन्होंने सन 1938 से 1991 तक टाटा समूह के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। अब देखिए यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन कहते हैं कि भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो JRD टाटा। ठीक, फिर JRD टाटा का जन्म कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट, 29 जुलाई 1904 ईस्वी को JRD टाटा का जन्म हुआ था। अगला है कि JRD टाटा का जन्म कहाँ हुआ था जी? तो JRD टाटा का जन्म जो हुआ था ना, ये पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था?
और उसकी माँ का नाम सुनी था और वहीं फ्रांसीसी थी। पेरिस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस। अगला, पेरिस की राजधानी बोलते हैं, देखो कभी कभी ना जे.आर.डी. टाटा के पिता का क्या नाम था जी, बताओ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोराबजी टाटा, नैसरवानजी टाटा, जमशेदजी नौसरवानजी टाटा, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर दोगे बताओ? ठीक है, तो आंसर जो लोग 4 का आंसर ये होगा जमशेदजी नौसरवानजी टाटा। ठीक है, हाँ, जमशेदजी, जे.आर.डी. टाटा का पिता का नाम क्या है? जमशेदजी नौसरवानजी टाटा। जे.आर.डी. टाटा की माँ का नाम क्या था जी? सुनी। सुनी, अच्छा बताओ, सुनी जो था कहाँ की महिला थी? ये फ्रांसीसी थी। जे.आर.डी. टाटा की माँ किस देश की निवासी थी? फ्रांस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन आएगा कि जे.आर.डी. टाटा किस देश का निवासी थी? फ्रांस, माँ उसका तो फ्रांस का। जे.आर.डी. टाटा को किस वर्ष विमान उड्डयन का लाइसेंस प्राप्त हुआ था? कब मिला था बताओ? बताओ जी, नींद मत मारो यहाँ पे। जे.आर.डी. टाटा को किस वर्ष विमान उड्डयन का लाइसेंस प्राप्त हुआ था? 1929। ठीक है, हाँ, देख लो आंसर भी, देख लो 7 का बी है ना यहाँ पे। अगला कहता है कि भारत में विमान उड्डयन का प्रथम लाइसेंस किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ था? हाँ, जे.आर.डी. टाटा। टाटा एयरलाइंस की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? तो दोराबजी टाटा, नौसरवानजी टाटा, जे.आर.डी. टाटा या रतन टाटा? क्या आंसर करेंगे इसका? जल्दी से करिए। ठीक है, तो जे.आर.डी. टाटा ने किया था। ठीक है, टाटा एयरलाइंस की स्थापना। ठीक, जे.आर.डी. टाटा ने किस वर्ष टाटा एयरलाइंस की स्थापना किया था? टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 में हुआ था। किस वर्ष टाटा एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण करते हुए इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया? 1953। अगला प्रश्न है आपका, जे.आर.डी. टाटा ने किस वर्ष टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किया था? जे.आर.डी. टाटा ने किस वर्ष टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किया था? कब किया था जी, बताओ तो? 1945, बिल्कुल सही। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई थी? बताओ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ किया गया? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या बेंगलुरु में? तो ये जो था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये मुंबई में स्थापना किया गया। कि भारत में भारत रत्न पाने वाले प्रथम उद्योगपति कौन है जी? जे.आर.डी. टाटा। किस वर्ष जे.आर.डी. टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? किस वर्ष? 1992। देख लो आंसर यहाँ पे 15 का बी नंबर है। अब हम लोग पढ़ेंगे जयपाल सिंह अगले एपिसोड में, क्योंकि हम लोग कितने मिनट ये पढ़ लिए हैं अभी तक में? तो ये हो गया हम लोग का 38 मिनट। ठीक है, अब रही बात कि सर और कितना है इसमें, ठीक है, और कितने दूर तक है? तो जयपाल सिंह है, जोएल लकड़ा है, शिबू सोरेन है, उसके बाद है आपका कार्तिक उर्राव, एल्बर्ट एक्का और फिर अन्य प्रमुख व्यक्ति है। तो अच्छा खासा भी है, एक दिन और चलेगा। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। जयपाल सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल पढ़ेंगे।